दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। हम सुन रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द नॉर्वुड बिल्डर। उम्मीद है आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं तो प्लीज जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जोनास ओल्डेकर नाम के बिल्डर के खून के इल्जाम में फंसे जॉन मैकफार्लन अपनी केस के डिटेल्स शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को दे रहे हैं। मैकफार्लन ने बताया कि कैसे सरप्राइजिंगली ओल्डेकर ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम की थी, जबकि उनके पेरेंट्स का ओल्डेकर के साथ कई सालों पहले रिलेशन टूट चुका था। उसी रात ओल्डेकर के ही कहने पर वो उनके घर भी गए थे प्रॉपर्टी के बाकी डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने के लिए। दूसरे दिन सुबह नॉर्वुड से अपने घर लौटते वक्त मैकफार्लन को पता चला कि पिछली रात को ओल्डेकर के घर की गोडाउन में आग लग गई थी और तब से ओल्डेकर खुद भी गायब है। पुलिस का शक है कि ओल्डेकर को मारकर बॉडी को जलाया गया है और उन्हें मैकफार्लन के खिलाफ सबूत भी मिले हैं। आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं द नॉर्वुड बिल्डर के दूसरे पार्ट में। मिस्टर ओल्डेकर ने मुझे रात 9 बजे तक अपने घर पहुंचने के लिए कहा था, मैकफार्लन ने बताया, क्योंकि उससे पहले वो कहीं और जाने वाले थे। रात को मैं ट्रेन से नॉर्वुड स्टेशन तो पहुंच गया, लेकिन उनका घर ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, इसलिए उनके घर पहुंचते पहुंचते लगभग 9:30 बज चुके थे। होम्स ने सडनली मैकफार्लन की कहानी को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, "वन मोमेंट, जब आप ओल्डेकर के घर पहुंचे तो मेन डोर किसने खोला?" "एक मिडिल एज्ड लेडी थी, शायद मिस्टर ओल्डेकर की हाउसकीपर होगी," मैकफार्लन ने कहा। "और हाउसकीपर को पहले से ही पता होगा कि आप आने वाले हो और आपका नाम भी उन्हें पता होगा?" होम्स ने पूछा। "दैट इज राइट," मैकफार्लन ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। "आई थॉट सो," होम्स ने कहा। "प्लीज प्रोसीड." उन्होंने मुझे डाइनिंग हॉल में बिठाया, जहां पर एक सिंपल सा डिनर अरेंज किया हुआ था। डिनर के बाद मिस्टर ओल्डेकर मुझे अपने बेडरूम में ले गए, जहां एक बड़ी सी तिजोरी थी। उस तिजोरी से उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और हम साथ बैठकर उन्हें एक एक करके पढ़ने लगे। रात काफी देर तक हम काम करते रहे। लगभग 11 या 12 बजे मिस्टर ओल्डेकर ने सडनली कहा कि रात काफी हो चुकी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हम कल देख लेंगे। उन्होंने कहा कि हाउसकीपर को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बेडरूम के फ्रेंच विंडो से बाहर जाने को कहा, जो कि शुरुआत से ही खुला हुआ था। होम्स ने तुरंत पूछा, "क्या फ्रेंच विंडो के कर्टन्स बंद थे?" मैकफार्लन ने याद करने की कोशिश की और कहा, "शायद कर्टन्स आधे ही नीचे थे। हाँ, मुझे याद है जब उन्होंने कर्टन्स को ऊपर खींचा मेरे फ्रेंच विंडो से बाहर जाने के लिए। बाहर निकलते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी वॉकिंग स्टिक भूल गया हूँ।" "चिंता मत करो बेटा," मिस्टर ओल्डेकर ने कहा, "मैं उसे संभाल के रखूंगा। आखिर अब तुम्हारा यहाँ आना जाना होता रहेगा। अगली बार आओगे तब ले जाना।" इस तरह जब मैं फ्रेंच विंडो के थ्रू उनके बेडरूम से बाहर निकला, तब पीछे तिजोरी ओपन ही थी और मैंने डॉक्यूमेंट्स पैकेट्स में डालकर टेबल पर रख दिए थे। देर रात को घर लौटना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं नॉर्वुड के ही एक होटल में रुक गया। उसके बाद डीप डीन हाउस में क्या हुआ, इसकी मुझे सुबह तक कोई खबर नहीं थी। ब्लैकहीथ अपने घर वापस आने के लिए मैंने सुबह ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में मैंने ये खौफनाक खबर अखबार में पढ़ी। "और कोई सवाल है आपके पास मिस्टर होम्स?" इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने सार्कास्टिकली पूछा। "नहीं, अभी तो नहीं। ब्लैकहीथ जाने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा," होम्स ने कामली जवाब दिया। "डिड यू मीन टू से नॉर्वुड?" लेस्ट्रेड ने ताना मारते हुए कहा। "हाँ हाँ, वही नॉर्वुड," होम्स ने एक एनिग्मेटिक स्माइल देते हुए कहा। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड उस एनिग्मेटिक स्माइल को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि होम्स का दिमाग ऐसी ऐसी बातों को भी भाप लेता है जो उनके दिमाग के परे थे। ऐसे में नॉर्वुड के बजाय ब्लैकहीथ कहने की गलती होम्स नहीं कर सकते थे।
होम्स कुछ तो ऐसा सोच रहे थे जो बाकी सब मिस कर रहे थे, स्पेशली इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड। मैकफार्लन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए 2 कांस्टेबल्स को बुलाया गया। हमारी तरफ एक आखिरी बार डेस्परेटली देखकर मैकफार्लन चले गए। लेकिन मैकफार्लन की डेस्परेशन को देखने की फुर्सत होम्स के पास नहीं थी। वो ऑलरेडी केस में डूब चुके थे। होम्स ने टेबल पर रखे ड्राफ्ट के पेजेस उठाए जिसमें मिस्टर ओल्डेकर ने अपनी वसीयत के क्लॉजेस लिखे थे। उन पेजेस को होम्स बड़े ही ध्यान से देखने लगे। लेस्ट्रेड, इस ड्राफ्ट के बारे में आपने कुछ अजीब बात नोट की? होम्स ने वो पेजेस इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को देते हुए पूछा। लेस्ट्रेड ने पेजेस को देखते हुए कहा, ये फर्स्ट पेज के पहले 2-3 लाइंस और सेकंड पेज के ये कुछ लाइंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीच बीच में हैंडराइटिंग बहुत खराब है। 3-4 जगह तो राइटिंग इतनी खराब है कि पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है। होम्स की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। यू आर राइट, और इसका क्या मतलब बनता है? होम्स ने पूछा। आई डोंट नो, आपने क्या मतलब निकाला इसका? अपने कंफ्यूजन को छुपाने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने पूछा। इसका मतलब है कि ये ट्रेन में लिखा गया था। क्लियर हैंडराइटिंग तब की है जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। खराब हैंडराइटिंग चलती हुई ट्रेन की हलचल को दर्शाती है, और बिल्कुल खराब वाली राइटिंग उस वक्त की है जब ट्रेन पॉइंट्स से गुजर रही थी, जहां ट्रेन पटरी बदलती है, क्योंकि वहां ट्रेन सबसे ज्यादा हिलती है। होम्स के डिडक्शन सुनकर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड दंग रह गए और आखिर हंस पड़े। आप और आपके डिडक्शंस को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा मिस्टर होम्स, पर इसका केस से क्या लेना देना? सिंपल सी बात है लेस्ट्रेड, इससे यह साबित होता है कि मैकफार्लन सच कह रहा है। उसके सपोर्ट में ये एक सॉलिड क्लू है। जो आदमी सचमुच अपनी वसीयत बनाना चाहता है वो ऐसे कैजुअली कहीं आते जाते ट्रेन में बैठकर नहीं बनाता। शायद ओल्डेकर कभी चाहता ही नहीं था कि ये विल सच में किसी काम आए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओल्डेकर ने वसीयत के बजाय अपनी ही मौत का फरमान खुद ही लिख दिया? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने पूछा। मुमकिन है, पर यह केस अभी क्लियर नहीं है, होम्स ने कहा। क्या क्लियर नहीं है मिस्टर होम्स? इनफैक्ट इससे ज्यादा क्लियर केस कोई हो ही नहीं सकता, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। जाहिर सी बात है, एक नौजवान जिसको पता चलता है कि वो एक बड़ी जायदाद का वारिस बनने जा रहा है, उसे ये लगना नेचुरल है कि अगर बुढ़ा मालिक जल्दी मर जाता है तो उसे तुरंत सारी जायदाद मिल जाएगी। तो वो क्या करता है? किसी को कुछ बताता नहीं, चुपचाप रात को किसी बहाने से ओल्डेकर के घर जाता है। वहां जाकर वो तब तक इंतजार करता है जब तक घर की एक ही दूसरी मेंबर, यानी कि वो हाउसकीपर, सो नहीं जाती। जैसे ही वो सो जाती है, ओल्डेकर को मार देता है, बॉडी को जला देता है और किसी होटल में चला जाता है। ओल्डेकर के बेडरूम में और वॉकिंग स्टिक पर मिले खून के दाग बहुत ही हल्के हैं। जाहिर सी बात है मैकफार्लन को लगा होगा कि उसने बड़ी ही सफाई से खून किया है, लेकिन हो सकता है कि ओल्डेकर की बॉडी पर कोई ऐसा सबूत था जो उसकी ओर इशारा करता हो, इसलिए उसने बॉडी को जला दिया। क्या ये सब ऑब्वियस नहीं है? लेकिन क्या तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं लगता इंस्पेक्टर? होम्स ने पूछा। तुम्हारे पास एक अच्छे इंस्पेक्टर की सारी क्वालिटीज है सिवाय इमेजिनेशन के। अपने आप को इस नौजवान की जगह पर रखकर सोचो। अगर तुमने खून करने का प्लान बना भी लिया है, तो क्या तुम अपने प्लान को अंजाम देने उसी रात जाओगे जिस दिन वसीयत बनी? स्पेशली जब ओल्डेकर की हाउसकीपर को पता है कि तुम आने वाले हो और तुम्हारा नाम भी उसे पता है। इसके अलावा तुम इतनी मेहनत से बॉडी जलाते हो और अपनी ही खून से सनी हुई वॉकिंग स्टिक वही छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को यह बताने कि तुमने ही ये खून किया है। इतनी ऑब्वियस मिस्टेक्स कौन करेगा? मिस्टर होम्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कई बार खूनी हड़बड़ाहट में या पैनिक में ऐसी गलतियां कर देता है, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। अगर आपके पास सारे फैक्ट्स को कवर करने वाली कोई और थ्योरी है तो बताइए। मैं आपको कम से कम आधा दर्जन और थ्योरीज बता सकता हूं, होम्स ने कहा। जैसे कि ये वाली। मान लीजिए कोई भिखारी, कोई आवारा चोर ओल्डेकर के घर के सामने से गुजर रहा था।
उसने ओपन विंडो देखा और बेडरूम के अंदर की खुली तिजोरी भी। उसे लगा कि वहां कोई चोरी करने लायक चीज होगी, तो वो खुले विंडो से अंदर आया, स्टिक उठाई, ओल्डेकर को मारा, बॉडी को जलाकर वहां से भाग गया। लेकिन कोई चोर बॉडी क्यों जलाएगा? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने पूछा। यही सवाल मैं मैकफार्लेन के बारे में भी पूछ सकता हूं, होम्स ने कहा। वो भी बॉडी क्यों जलाएगा? कोई सबूत मिटाने, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। तो हो सकता है चोर को भी बॉडी जलाकर यह बात छुपानी थी कि कोई खून हुआ है, होम्स ने कहा। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई चोर चोरी करने के इरादे से रूम में घुसा और उसने ओल्डेकर को मार भी दिया। फिर इतना सब कुछ करके भी कुछ भी लिए बिना वो क्यों चला गया? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने पूछा। क्योंकि वहां उसे सिर्फ पेपर्स मिले जो उसके किसी काम के नहीं थे, होम्स ने कहा। लेस्ट्रेड ने असहमति में अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं देख सकता था कि अब उनकी अपनी थ्योरी में उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था। मिस्टर होम्स, मेरे हिसाब से तो मैकफार्लेन ने ही ये खून किया है। मैं उसे हिरासत में ले रहा हूं। आप शौक से अपने आवारा गुंडे भिखारी को ढूंढिए। फ्यूचर ही बताएगा कि असली खूनी कौन है। इतना जरूर याद रखिए कि जहां तक हमारी जांच हुई है वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। और मैकफार्लेन दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जिसके पास उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वैसे भी वो सब लीगली उसी का होने वाला था। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड की ये बात सुनकर होम्स सोच में पड़ गए। हाँ, ये बात तो सच है, होम्स ने कहा। सारे सबूत आपकी ही थ्योरी के फेवर में हैं। मैं बस इतना ही पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि और भी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी थ्योरीज हैं। पर जैसे कि तुमने कहा, फ्यूचर ही बताएगा कि सच्चा खूनी कौन है। मैं कुछ और एंगल्स एक्सप्लोर करना चाहता हूं। आज शाम तक मैं नॉववुड आके आपसे मिलूंगा। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के जाते ही होम्स खुद बाहर जाने की तैयारी में लग गए। वॉटसन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन ब्लैकहीथ में शुरू करना चाहूंगा, जहां मैकफार्लेन अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, होम्स ने अपनी कोट पहनते हुए कहा। लेकिन ब्लैकहीथ क्यों? नॉववुड क्यों नहीं? आखिर क्राइम तो वहां हुआ है ना? मैंने पूछा। क्योंकि वॉटसन, इस केस में 2 घटनाएं एक के पीछे एक हुई है, होम्स ने कहा। और पुलिस दूसरी घटना पर फोकस करने की गलती कर रही है, क्योंकि दूसरी घटना में एक्चुअल क्राइम हुआ है। लेकिन मुझे पहली घटना पर रोशनी डालनी है। वो वसीयत जो इतनी हड़बड़ी में बनाई गई और इतनी बड़ी जायदाद का वारिस भी इतना अनएक्सपेक्टेड चुना गया। मुझे लगता है कि वसीयत की पहेली सुलझाने से ये मामला काफी क्लियर हो सकता है। नहीं नहीं, बेटर हो वॉटसन, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। आज के काम में कोई खतरा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे बिना जाने की सोच भी नहीं सकता। शाम को वापस आकर बताऊंगा कि दिन भर क्या पता चला। रात को होम्स काफी देर से वापस आए। उनके चेहरे की एक ही झलक ने मुझे बता दिया कि जिस उम्मीद और एनर्जी के साथ वो सुबह बाहर गए थे, वो सारी खत्म हो चुकी थी। काफी देर तक वो वायलिन बजाकर अपने बेचैन मन को शांत करने में लगे रहे। आखिर उन्होंने वायलिन को साइड में रख दिया और दिन भर की खबर देने लगे। सब कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है वॉटसन। मैंने लेस्ट्रेड के सामने हिम्मत दिखाने का नाटक तो किया, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर कहूं तो मुझे लगता है कि इस बार शायद वो सही रास्ते पर है और हम गलत। मेरी गट फीलिंग कुछ और कह रही है, पर फैक्ट्स सारे लेस्ट्रेड के फेवर में जा रहे हैं। और मुझे डर है कि अभी ब्रिटिश ज्यूरी इतनी समझदार नहीं हुई कि वो मेरी थ्योरीज को लेस्ट्रेड के फैक्ट्स से ज्यादा प्रेफरेंस दे पाए। क्या तुम ब्लैकहीथ गए थे? मैंने पूछा। हाँ वॉटसन, ब्लैकहीथ गया था, और वहां जाकर मुझे समझ आ गया कि द लेट मिस्टर ओल्डेकर बहुत ही बदमाश और घिनौने किस्म के इंसान थे। मैकफार्लेन के फादर अपने बेटे की तलाश में घर से बाहर थे, लेकिन उनकी मां घर पर ही थी। छोटे से कद की, मुलायम स्वभाव की, नीले आंखों वाली औरत जो डर और गुस्से से कांप रही थी। जाहिर है वो अपने बेटे के दोषी होने की बात कभी मान नहीं सकती थी, लेकिन ओल्डेकर की मौत पर ना तो उसने कोई हैरानी दिखाई, ना ही अफसोस। उल्टा उसकी बातों में ओल्डेकर के लिए इतना कड़वापन था
कि वो जाने अनजाने पुलिस का ही केस मजबूत कर रही थी। आखिर अगर उसका बेटा अपनी माँ को उस आदमी के बारे में इस कदर बोलते हुए सुनता, तो जाहिर सी बात है कोई भी बेटा ऐसे आदमी से नफरत ही करेगा। वो इंसान कम और शैतान ज्यादा है मिस्टर होम्स, मैकफार्लेन की माँ ने मुझसे कहा, और वो हमेशा से ऐसा ही था, जवानी में भी। क्या आप उसे बहुत पहले से जानती हैं? मैंने उनसे पूछा। जी हाँ मिस्टर होम्स, उन्होंने जवाब दिया, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। दरअसल मेरी शादी तय हुई थी उसके साथ। थैंक गॉड कि मुझ में इतनी अकल थी कि मैंने उसे छोड़कर एक बेहतर आदमी से शादी की। मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी मिस्टर होम्स, जब धीरे धीरे मुझे उसकी शैतानियत भरी कहानियां सुनने को मिली। मैंने सुना कि एक दिन उसने मजे मजे में पंछियों के पिंजरे में एक बिल्ली छोड़ दी। उसकी ऐसी जालिम हरकतों से मुझे घिन आने लगी और मैं हमेशा के लिए उससे अलग हो गई। ये बताते हुए मैकफार्लेन की माँ ने एक अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वो एक औरत की पोर्ट्रेट पिक्चर थी, जो किसी चाकू या किसी नुकीली चीज से काट कर बिगाड़ दी गई थी। ये मेरी अपनी तस्वीर है, मैकफार्लेन की माँ ने कहा। ओल्डेकर ने मुझे ये इसी हाल में भेजी थी, अपनी बद्दुआओं के साथ मेरी शादी की सुबह। चलिए, इतने सालों के बाद ही क्यों ना हो, लगता है कम से कम अब तो उसने आपको माफ कर दिया है, मैंने कहा, क्योंकि अपनी पूरी जायदाद उसने आपके बेटे के नाम की है। मिस्टर होम्स, ना मुझे ना मेरे बेटे को उस शैतान का दिया कुछ भी चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। भगवान सब कुछ देख सकता है मिस्टर होम्स, और वही भगवान जिसने उस शैतान को सजा दी, वही सही समय पर यह भी साबित करेगा कि मेरा बेटा बेगुनाह है। टेबल पर रखे ग्लास से पानी पीते हुए होम्स ने आगे बताया, ब्लैकहीथ से निकलकर मैंने एक दो और लीड्स को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारी थ्योरी को सपोर्ट करे, बल्कि कुछ बातें तो हमारे खिलाफ ही जा रही है। आखिर मैंने हार मान ली और सीधा नॉर्वुड चला गया। नॉर्वुड में ओल्डेकर का घर यानी कि डीप डीन हाउस एक बड़ा सा बगीचों से घिरा हुआ ब्यूटीफुल मॉडर्न बंगलो है। बंगलो के राइट साइड में और मेन रोड से थोड़ा पीछे एक टिम्बर यार्ड है, लकड़ियों का गोडाउन, वही जहां आग लगी थी। ये देखो, मैंने अपने नोटबुक में घर का एक रफ मैप बनाया है। मैप पर उंगली रखते हुए होम्स ने कहा, ये लेफ्ट साइड वाली खिड़की ओल्डेकर के बेडरूम में खुलती है। तुम देख सकते हो कि अगर विंडो ओपन हो तो मेन रोड से आने जाने वाला कोई भी रूम में झांक कर देख सकता है। बस यही एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट मिला है आज पूरे दिन में। लेस्ट्रेड तो उस वक्त वहां नहीं था, लेकिन उसके हेड कांस्टेबल ने मुझे अपडेट्स दिए। उसने मुझे बताया कि सुबह से सारे पुलिस कांस्टेबल्स को गोडाउन के राख में सबूत ढूंढने के काम पर लगाया गया था, और कुछ ही देर पहले उन्हें कुछ नए सबूत मिले थे। राख में ऑर्गेनिक रिमेन्स यानी कि जीव अवशेषों के अलावा कुछ मेटल के गोल टुकड़े भी मिले थे। मैंने जब इन मेटल पीसेस को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो ट्राउजर के बटन्स थे। एक बटन पर हायम्स लिखा था, जो कि ओल्डेकर के टेलर का नाम है। इसके बाद मैंने बंगलो के आसपास के लॉन को बड़े ही ध्यान से इंस्पेक्ट किया, लेकिन इस सूखे मौसम ने जमीन को पत्थर जैसा बना दिया है। कुछ भी नया दिखाई नहीं दिया, बस इतना ही कि कोई शरीर या उस जैसी भारी चीज को खींचकर गोडाउन तक ले जाने के निशान थे। लॉन पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स उसके वजन से कुचले हुए दिखाई दिए। ये सारे सबूत नेचुरली पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। 1 घंटे तक लॉन पर रेंग कर भी कुछ हाथ नहीं लगा वॉटसन। मैकफार्लेन ने अपने केस का इन्वेस्टिगेशन मुझे सौंप तो दिया है, लेकिन पता नहीं इस बार मैं अपने क्लाइंट को बचा पाऊंगा भी या नहीं। तो दोस्तों, ये था आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द नॉर्वुड बिल्डर का दूसरा पार्ट। शेरलॉक होम्स और स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के बीच के इस मैच में शेरलॉक होम्स का पलड़ा हल्का होता ही जा रहा है। एक भी ऐसा सबूत होम्स के हाथ नहीं लग रहा जो मैकफार्लेन को निर्दोष साबित करने में उनके काम आए। वॉकिंग स्टिक पर खून के दाग, मैकफार्लेन की मां की नफरत,
गोडाउन में लगी हुई आग, उसमें मिले ऑर्गेनिक रिमेन्स, ओल्ड एकर के टेलर के नाम वाले बटन्स, हर सबूत मैकफार्लेन, होम्स और डॉक्टर वॉटसन के खिलाफ जा रहा है। क्या इन सब के बावजूद शेरलॉक होम्स मैकफार्लेन को निर्दोष साबित कर पाएंगे? देखेंगे द नॉर्वुड बिल्डर के अगले पार्ट में, सिर्फ मिडनाइट मिस्ट्री क्लब पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।